नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनिधि का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। ईरान में 12,000 मौतों का दावा, रिपोर्ट बता रही है 8 से 9 जनवरी को सबसे ज्यादा कत्लेआम, ईरान के इतिहास की सबसे बड़ी हिंसा, इरफान सुल्तानी की फांसी पर दुनिया में हलचल, ट्रंप की ईरान को सख्त चेतावनी। ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के दौरान अब तक करीब 12,000 लोगों की मौत हो चुकी है। ये दावा ईरान इंटरनेशनल की एक बड़ी रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा हिंसा 8 और 9 जनवरी को हुई, जब पूरे देश में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी। ईरान इंटरनेशनल ने बताया ये आकलन सरकारी और सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ सूत्रों, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, राष्ट्रपति कार्यालय, रिवोल्यूशनरी गार्ड्स, मेडिकल रिपोर्ट, डॉक्टरों, नर्सों, चश्मदीदों और पीड़ित परिवारों से मिली जानकारियों के आधार पर की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह ईरान के आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी हत्या मानी जा रही है। 26 साल के प्रदर्शनकारी इरफान सुल्तानी को फांसी दिए जाने की तैयारी के बीच ईरान और अमेरिका के बीच तनाव तेज हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर प्रदर्शनकारियों को फांसी दी गई तो अमेरिका बहुत कड़ा कदम उठाएगा। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है जब ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनी की सरकार आज यानी 14 जनवरी को इरफान सुल्तानी को फांसी देने की योजना बना रही है। इसे खामनी विरोधी प्रदर्शनों में पहली फांसी बताया जा रहा है। ईरान अमेरिका संकट में कूदा रूस बोला विनाशकारी नतीजे होंगे। ईरान अमेरिका संकट बढ़ता जा रहा है। रूस ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर ईरान पर हमला किया तो इसके विनाशकारी नतीजे होंगे। ये चेतावनी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के आक्रामक बयानों और क्षेत्र में सैन्य गतिविधियों के बढ़ने के बाद आई है। रूस ने ईरान की आंतरिक राजनीति में बाहरी हस्तक्षेप की निंदा की और अमेरिका की नई सैन्य कार्रवाई की धमकियों को पूरी तरह अस्वीकार बताया। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि जो लोग जून 2025 में ईरान के खिलाफ की गई आक्रामकता को दोहराने की योजना बना रहे हैं, उन्हें मध्य पूर्व और वैश्विक सुरक्षा पर इसके विनाशकारी असर का पता होना चाहिए। रूस की चेतावनी ट्रंप के बयान के कुछ ही घंटे बाद आई है, जिसमें उन्होंने ईरानी प्रदर्शनकारियों से कहा कि वो प्रदर्शन जारी रखें और मदद जल्द आ रही है। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि मदद किस तरह की होगी। ट्रंप की 25% टैरिफ धमकी, भारत ईरान व्यापार में कटौती की तैयारी, चाबहार निवेश पर संकट। ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की 25% टैरिफ धमकी के बाद भारत में हलचल तेज हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत अब ईरान के साथ व्यापार को और कम करने की तैयारी कर रहा है। इस पर वरिष्ठ पत्रकार M.K. वेणु ने बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता आखिर कहाँ है। उनका आरोप है कि ट्रंप भारत को बार बार सार्वजनिक रूप से अपमानित करते हैं और फिर भी भारत चुपचाप झुकता जा रहा है। वेणु ने पूछा, हम कब अपने पैरों पर खड़े होंगे, कब अपनी संप्रभुता दिखाएंगे। वहीं पत्रकार स्वासिनी हैदर ने चेतावनी दी है कि सरकारी संकेत बताते हैं कि बाहरी आर्थिक दबाव के चलते भारत ईरान व्यापार और घट सकता है। उन्होंने सरकार से पूछा कि अगर भारत अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के लिए ईरान से व्यापार लगभग खत्म करने जा रहा है तो फिर चाबहार पोर्ट में भारत का निवेश और पिछले साल ईरान के साथ किया गया 10 साल का समझौता, इन सब का क्या होगा। ग्रीनलैंड के पीएम के बयान पर भड़के ट्रंप, बोले ये बड़ी समस्या बन सकती है। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेंस फ्रेडरिक नीलसेन ने कहा है कि ग्रीनलैंड डेनमार्क के साथ ही रहना चाहता है और अमेरिका का हिस्सा नहीं बनना चाहता। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वो इस स्थिति से असहमत हैं और इसे ग्रीनलैंड के लिए बड़ी समस्या करार दिया। ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि मैं उनके फैसले से असहमत हूँ, मुझे उनके बारे में जानकारी नहीं है, ये उनकी समस्या है, लेकिन ये उनके लिए बड़ी समस्या बन सकती है। मोदी सरकार की 114 राफेल खरीदने की तैयारी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद लिया गया है ये फैसला। भारत की मोदी सरकार इस हफ्ते फ्रांस से 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के प्रस्ताव पर फैसला ले सकती है। इस डील की कीमत करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए बताई जा रही है। रक्षा मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इस योजना के तहत ज्यादातर राफेल विमान भारत में बनाए जाएंगे, जिनमें लगभग 30% स्वदेशी उपकरण होंगे। वहीं 12 से 18 विमान सीधे फ्रांस से तैयार हालत में खरीदे जाएंगे। भारत सरकार फ्रांस से यह अनुमति भी मांग रही है कि रफाल में भारतीय हथियार और सिस्टम लगाए जा सकें। अगर ये सौदा मंजूर हो गया तो ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा होगा। इसके बाद भारतीय वायुसेना के पास कुल 176 राफेल विमान हो जाएंगे। ये फैसला ऐसे समय लिया जा रहा है जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल की भूमिका को बेहद प्रभावशाली भी माना गया और सवाल भी उठे। दिग्विजय सिंह नहीं लड़ेंगे राज्यसभा का अगला चुनाव, ऐसी प्रतिनिधित्व के लिए लिया बड़ा फैसला।
वरिष्ठ कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मंगलवार को ऐलान किया कि वो राज्यसभा के लिए तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनका मौजूदा 6 साल का कार्यकाल 9 अप्रैल 2026 को खत्म हो रहा है। यह फैसला उन्होंने मध्य प्रदेश कांग्रेस के एससी विभाग के अध्यक्ष प्रदीप अहरवार के अनुरोध के बाद लिया। अहरवार ने 13 जनवरी को दिग्विजय सिंह को एक पत्र लिखकर आग्रह किया था इस बार राज्यसभा में अनुसूचित जाति समुदाय के किसी प्रतिनिधि को भेजा जाए। दिग्विजय सिंह ने इस मांग को स्वीकार करते हुए कहा कि पार्टी के हित और सामाजिक संतुलन को देखते हुए वो खुद पीछे हट रहे हैं। कर्नाटक में नेतृत्व को लेकर फिर हलचल, सिद्धरामैया की राहुल गांधी से मिलने की मांग। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने राज्य की राजनीति में हलचल चल रही उठापटक को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से साफ बात करने की इच्छा जताई है। सूत्रों के मुताबिक सिद्धरामैया ने कहा कि सरकार में नेतृत्व को लेकर लगातार भ्रम की स्थिति बनी हुई है और इसी कारण वो राहुल गांधी से मुलाकात चाहते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि वो कैबिनेट विस्तार करना चाहते हैं और इसी बीच नेतृत्व परिवर्तन की अफवाहें जोर पकड़ रही हैं। चुनावी सरगर्मी के बीच डोंबिवली में हिंसा, शिवसेना बीजेपी टकराव से बिगड़ा सियासी माहौल, पैसे बांटने का आरोप। डोंबिवली के तुकाराम नगर इलाके में सोमवार देर रात शिवसेना और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हो गई। ये घटना कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल को और ज्यादा तनावपूर्ण बना रही है। इस दौरान बीजेपी की पैनल नंबर 29 की उम्मीदवार आर्या नाटेकर के पति ओमनाथ नाटेकर पर जानलेवा हमला किया गया। गंभीर रूप से घायल ओमनाथ नाटेकर को तुरंत डोंबिवली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बीजेपी का आरोप है कि शिवसेना उम्मीदवार नितिन पाटिल, उनके भाई रवि पाटिल, परिवार के सदस्यों और समर्थकों ने ओमनाथ नाटेकर पर यह आरोप लगाते हुए हमला किया कि वो पैसे बांट रहे थे। घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और मामले की जांच जारी है। 20 जनवरी को बीजेपी अध्यक्ष चुनाव, नितिन नवीन बनेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष। बीजेपी में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को बीजेपी का औपचारिक राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने की तैयारी है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक ये चुनाव 20 जनवरी को किया जाएगा, जबकि 19 जनवरी को नामांकन की प्रक्रिया होगी। इस मौके पर बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्य इकाइयों के अध्यक्ष और पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी दिल्ली में मौजूद रहेंगे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.